रात के 10 बजे अदील अपनी पुरानी साइकिल के पैडल मारते हुए तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा था। अचानक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। बिजली की वो कड़क इतनी खौफनाक थी कि अदील का कलेजा मुंह को आने लगा। अभी इसने संभलने की कोशिश ही की थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि अदील को सामने दिखाई देना बंद हो गया। घबराहट में उसने अपनी साइकिल सड़क पे फेंकी और भागकर करीब ही एक बड़े पुराने बरगद के दरख्त के नीचे जाकर खड़ा हो गया। हाँ, ये कैसी मुसीबत है। आज ही बारिश आनी थी, बदन जम रहा है और ऊपर से ये आफत। या अल्लाह, आज की रात तो घर पहुंचना नामुमकिन लग रहा है। धुंध और बारिश के बीच उसे सामने एक चाय की दुकान दिखाई दी। अदील भागता हुआ अपनी साइकिल लेकर वहां पहुंचा। सलाम काका, एक गरम चाय मिलेगी? बहुत सर्दी लग रही है। बैठो बेटा, इस रास्ते में इस वक्त कोई नहीं निकलता। काका, घर तो जाना ही है। गांव जाने वाला बड़ा रास्ता बारिश की वजह से टूट गया है। कोई दूसरा रास्ता है क्या? ध्यान से बेटा, एक दूसरा रास्ता तो है, लेकिन लोग उसे छलावे की पगडंडी कहते हैं। वहाँ जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। अगर कोई आवाज़ सुनाई दे तो रुकना मत। अरे ये सब वहम होते हैं काका, मैं इन सब में यकीन नहीं रखता। अदील एक कोने में बैठकर गर्म चाय पीने लगा। कुछ देर बाद बारिश हल्की हो गई, मगर सन्नाटा पहले से ज़्यादा खौफनाक होने लगा। बेटा, बारिश तो रुक गई, मगर याद रखना, इस अंधेरे में आंखें जो देखें उस पर यकीन मत करना। ये बूढ़े लोग तो बस डराना जानते हैं। सीधा रास्ता तो टूटा हुआ है, अब इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। आखिर घर भी तो जाना है। अदील ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और साइकिल उठाकर पगडंडी की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद दोबारा बारिश शुरू हो गई। इस बार हवा में इतनी सर्दी थी जो हड्डियों तक उतर रही थी। धुंध इतनी हो गई कि साइकिल चलाना मुश्किल हो गया। तभी इसे सड़क के किनारे एक झोंपड़ी नजर आई। उसने आवाज लगाई, अंदर कोई है क्या? दरवाजा चिड़चिड़ाने की आवाज से खुला और एक औरत बाहर आई। जी, मैं राही हूँ। बारिश और ठंड की वजह से आगे नहीं जा पा रहा। क्या मुझे आज रात के लिए यहाँ रहने की जगह मिल सकती है? जी हाँ, अंदर आ जाएं। इस मौसम में बाहर रहना मौत को दावत देना है। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब और खौफनाक था। दीवारों से मिट्टी की खुशबू के साथ सड़न की बहुत ही तेज बदबू आ रही थी। बाहर से झोंपड़ी नई लग रही थी, मगर अंदर आते ही ऐसा लगा जैसे अदील किसी सदियों पुरानी कब्र में आ गया हो। छत पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे और हर तरफ साए हिल रहे थे। अदील को भूख भी लग रही थी। उसकी नज़र
चूल्हे पर पक रहे गोश्त पर गई। ये गोश्त इतना लाल क्यों है? ऐसा तो कभी नहीं देखा मैंने। वो आहिस्ता से चूल्हे के करीब गया। उसकी नजर एक टूटे हुए आईने पर गई। टूटे हुए आईने में जो देखा, उसने अदील के पैरों तले जमीन खिसका दी। उस आईने में वो खूबसूरत औरत नहीं, बल्कि एक डरावनी चुड़ैल का साया दिख रहा था, जिसके बाल बिखरे और चेहरा जला हुआ था। अदील ने अपना चेहरा मोड़कर जब उस औरत की तरफ देखा, अब तक जो चेहरा ठीक लग रहा था वो अचानक बदल गया। उस औरत का चेहरा जला हुआ था। अदील बुरी तरह घबरा गया और बिना एक मिनट भी ज़ाया किए उस कमरे से निकल जाता है। बाहर मूसलाधार बारिश और अंधेरा था, लेकिन मौत का खौफ उससे कहीं ज़्यादा था। वो अपनी साइकिल उठाता है और पागलों की तरह भागने लगता है। अदील ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, उसका कलेजा मुंह को आ गया। जहाँ कुछ वक्त पहले एक झोंपड़ी दिख रही थी, अब वो पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। सिर्फ टूटा फूटा खंडर बाकी था, जैसे बरसों पहले चल चुका हो। तबाही का वो मंजर देख अदील का दिमाग सुन्न हो गया, लेकिन खौफ के बीच उसे चाय की दुकान वाले काका की बात याद आई। वो वापस दुकान की तरफ गया। काका वहीं बैठे थे, जैसे उसी का इंतजार कर रहे हों। वापिस आ गए बेटा। तुम्हारे चेहरे की रंगत बता रही है तुम उसी मलबे के ढेर से वापिस आए हो, जिसे लोग कभी झोंपड़ी समझते थे। काका काका वो क्या था? वो झोंपड़ी 1 मिनट में खंडर कैसे बन गई? मुझे सब बताएं। आखिर उस चुड़ैल के पीछे की कहानी क्या है? मैं सब जानना चाहता हूँ काका। उसका चेहरा 1 मिनट में कैसे बदल गया? मुझे बताएं काका, मैं सुनना चाहता हूँ। बेटा, आज से करीब 10 साल पहले इस रास्ते पर एक ढाबा हुआ करता था। उस ढाबे को एक औरत और उसका शौहर चलाया करते थे। वो बहुत गरीब थे, मगर नेक दिल थे। दिन भर ढाबे पे जब वो मेहनत करके थक जाते, तो बाबर और उसकी बीवी ढाबा बंद करके घर को चले जाते थे। देखो सबा, आज तो अच्छी कमाई हुई है। आहिस्ता आहिस्ता हम इन पैसों से अपना ढाबा और भी बड़ा कर लेंगे। मेहनत का फल है जी, बस इसी तरह बरकत पड़ी रहे तो अगले साल हम छत पर पक्की चादर डलवा लेंगे। फिर बारिश में पानी टपकने की भी कोई फिक्र नहीं होगी। सही कह रही हूँ ना? हाँ, ढाबे के बाहर एक बड़ा सारा बोर्ड भी लगवाऊंगा, ताकि लोग दूर दूर से यहाँ पर खाना खाने आए। वो अपनी कमाई हुई रकम को बहुत ही अरमान से एक लोहे की तिजोरी में रखते थे। वो दोनों खुश थे। रात को खाना खा के वो चैन की नींद सो जाते, ये सोचकर कि कल का सूरज एक नई उम्मीद लाएगा। बाबर तैयार हुआ। उसे शहर से ढाबे का राशन लाना था। मसाले और तेल खत्म होने वाले हैं, ध्यान से, कुछ भूलना मत। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं शाम तक सारा सामान ले आऊँगा। तब तक तुम देखकर ढाबे को संभालना। ये बोलकर बाबर बाजार चला गया। घर पहुंचकर सबा घर पे खाना बनाने लगी। बाबर दिन भर की थकान के बाद बिस्तर पर लेटा हुआ था। दरवाज़ा खुला देखकर
कुछ लुटेरे घर चले आए। वो सारे पैसे उठा कर लेके जाने वाले थे। उनकी ठक ठक की आवाज़ सुनकर बाबर उठ गया कि तभी दूसरे लुटेरे ने बाबर के सर पे वार कर दिया और वो उधर ही घायल हो गया और कुछ वक्त बाद उसकी मौत हो गई। अपने शोहर की आवाज़ सुनकर सबा वहाँ पर भागती ही चली आती है। सबा ऊंची ऊंची चिल्लाने लगी, मगर उन जालिमों ने उस पर रहम ना किया और उस पर भी ज़ोर से वार कर दिया, जिस वजह से उसकी भी वहाँ पर मौत वाक़या हो गई। वो दोनों वहीं मर गए, लेकिन सबा की रूह वहाँ पर ही भटकती रह गई। काका की बातों ने अदील के दिमाग में हलचल कर दी। काका, अगर वो औरत मर चुकी है तो वो खाना कहाँ से लाती है? और वो चूल्हा आज भी कैसे जल रहा है? काका की आंखें अदील के पीछे किसी चीज पर टिक गईं। बेटा, पीछे देखो, वो तुम्हें ही बुला रही है। अदील कांपते हुए जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी चेन उसके गले में ही रह गई। उसके सामने वही चेहरा था। अदील घबरा कर वापस काका की तरफ पलटा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। काका भी वहां से गायब हो गए। वो दुकान, वो लालटेन, वो अलाव, सब कुछ पल भर में धुएं की तरह उड़ गया और अदील बेहोश होकर गिर पड़ा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।